बच्चों और मेरे साथियों, मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का अपनी हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह कर के वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, हिंदी साहित्य की क्लास अपन चला रखी है और आज हिंदी साहित्य में हम चलेंगे आधुनिक काल का जो उद्भव है, जो पहला खंड है, और वो आधुनिक काल का पहला खंड है मित्रों भारतेंदु युग। मित्रों, थोड़ी सी अपन चर्चा वैसे कर लेते हैं। इससे पहले रीति काल हुआ था, भक्ति काल हुआ था, आदि काल हुआ था। तो रीति काल की बात जब अपन करें तो रीति काल में ये जो साहित्य था ये जनमानस से कटा हुआ था, जनमानस से कटा हुआ था रीति काल में। जबकि आधुनिक काल में ये जो साहित्य था ये जनोन्मुखी हुआ, जनता के लिए था। ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ रसिक वातावरण से ओतप्रोत रचनाएं थी, चाटुकारिता की प्रवृत्ति थी। इसमें इसे जो अपन पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है, पुनर्जागरण युग भी इसके कहा जाता है। जनता में पुनर्जागृता आई, इसलिए इसको अपन पुनर्जागरण युग कहा जाता है। अब प्रश्न तो मित्रों ऐसे भी आया था कि पुनर्जागरण युग किसने कहा था, तो डॉक्टर नगेंद्र ने इसको किसने कहा था, डॉक्टर नगेंद्र। मैं इसको आपको लिखा चुका हूँ सेकंड वीडियो में। मित्रों, स्टार्ट करते हैं भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग का उद्भव, विकास, इसकी प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, एक एक कवि के बारे में अपन चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले छोटी मोटी बातों की इसमें बात कर लेते हैं। देखिए साहब, भारतेंदु युग की जब बात करें तो 1850, अब 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का हुआ था जन्म। अब मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि जब आधुनिक काल हमने बांटा, सबसे पहले हमने बांटा था भारतेंदु युग, उसके बाद बांटा था द्विवेदी युग, उसके बाद बांटा था छायावादी, उसके बाद प्रगतिवादी, उसके बाद प्रयोगवादी और उसके बाद नई कविता या साठोत्तरी कविता के रूप में हमने बांटा था। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं भारतेंदु युग के बारे में। 1843 से 1900 तक मेन चीज़ जो होती है, हमने इसको 1850 से मान लिया। मैंने आपको बताया था प्रारंभिक जो मत है भारतेंदु युग, इसके बारे में कुछ लोगों ने 1850 से इसकी शुरुआत मानी। भारतेंदु युग क्यों मानी? क्योंकि 1850 में इसका जन्म हुआ था। दूसरे ने 1857 से आधुनिक काल की शुरुआत मानी। क्यों मानी? क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तीसरे ने 1868 में मानी। क्यों मानी? क्योंकि 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका लिखी थी, मासिक पत्रिका, भारतेंदु जी ने। तो इन्होंने इसकी शुरुआत ऐसे ऐसे मानी थी। लेकिन अब हम थोड़ा सा और डीपली इसको लिए चलते हैं मित्रों, भारतेंदु युग के बारे में करते हैं बात। देखो, अब अपन ये कहें किसी भी चीज का नामकरण होता है, कोई भी काम होता है, तो उसमें किसी न किसी चीज का हाथ तो होता है। अपन ये कहें कि भाई इसका नाम कैसे पड़ गया, ये भारतेंदु युग या आधुनिक काल कैसे पड़ गया, तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज जैसे होती है कि युगीन प्रवृत्ति, युगीन प्रवृत्ति या युग निर्माता
युग निर्माता के आधार पर। और जब युग निर्माता की बात करें तो आधुनिक काल का युग निर्माता थे हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसलिए इसका नामकरण किसके नाम पर पड़ गया? भारतेंदु युग के नाम पर। या फिर मैं कहूँ कि इसको पुनर्जागरण भी इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय जनमानस बिल्कुल सोया हुआ था। ये तीन चीज अपन कहें, एक तो अतीत हमारा और एक हमारा वर्तमान। अतीत मित्रों ये स्वर्णिम था। स्वर्णिम कैसे था? क्योंकि हूण, कुषाण, डच अनेक लोग आए, सबने हम पर आक्रमण किया लेकिन हमको पराजित नहीं कर पाए। स्वर्णिम सोने की चिड़िया कहा जाता था। अर्थात अतीत हमारा कैसा था? अपराजित, अर्थात हम जागे हुए थे। जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। वर्तमान में हम सो गए थे, वर्तमान में हम सो गए थे। परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रांता आए और हम पर क्या कर लिया? आक्रमण कर लिया। ये उस समय की अपन बात कर रहे हैं। आक्रमण कर लिया क्योंकि हम सो गए थे। अब जब सोने का ये दुष्परिणाम हुआ कि हम पराजित हो गए, गुलामी की मानसिकता हमारे अंतर्गत आ गई। अब धीरे धीरे जब ये प्रवृत्ति हटने की ओर आई तो उस समय के जो युग निर्माता थे, जो कवि थे, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम हमारी जनता को जागृत करें, हम हमारी जनता को जागृत करें। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं भारतेंदु युग की या प्रमुख प्रवृत्तियों की बारे में बात करते हैं कि प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी। प्रमुख प्रवृत्तियां, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, सबसे मेन चीज थी मित्रों राष्ट्र प्रेम की भावना। राष्ट्र प्रेम की भावना मित्रों, अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, दमनकारी नीतियां अंग्रेजों ने हमारे लोगों पर चला रखी थी। तो ये जो कवि जो हुए थे इस काल के, इनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और ये जनमानस में भी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाओं का समावेश करना चाहते थे। इसलिए उस समय जो रचनाएं लिखी गई थी वो राष्ट्र प्रेम की भावना से भरी हुई थी। तो पहली प्रवृत्ति थी राष्ट्र प्रेम की भावना। रीतिकाल की जो चाटुकार प्रवृत्ति से हटकर के, लीक से हटकर के रचनाएं इस समय लिखी गई थी जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना भरी हुई थी। दूसरा, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण। सामाजिक दुर्दशा का चित्रण। उस समय अंग्रेजों का शासन था, हमारे समाज की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो इन कवियों ने समाज की जैसी स्थिति थी वो जनता के सामने स्थिति को जागृत किया, ऐसी रचनाएं उस समय लिखी गई थी। तीसरा, नव जागरण। ये तो होना ही था, लोगों में नई प्रवृत्ति जागृत हुई उस समय लोग इसी काल में। और चौथा था भक्ति, श्रृंगार, भक्ति, श्रृंगार एवं रीति, इन तीनों का निरूपण जो परवर्ती थी और पूर्ववर्ती थी इनका इसी काल में संगम हुआ, निरूपण किया गया। और प्रकृति चित्रण भी यहाँ हुआ था। हालांकि प्रकृति चित्रण का आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया गया था। अगली देखिए इसकी विशेषता, हास्य और व्यंग्य की प्रधानता भी इस समय के रचनाओं में लिखी गई थी या पाई गई थी। हास्य और व्यंग्य की प्रधानता, इन्होंने उस समय खड़ी बोली को, भारतेंदु युग जो थे उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने खड़ी बोली को
ब्रजभाषा पर वरीयता दी थी। ब्रज भाषा पर वरीयता खड़ी बोली की दी थी। इन्होंने ब्रजभाषा में तो लिखे थे पद, ब्रजभाषा में क्या लिखे? पद, और खड़ी बोली में क्या लिखे? गद्य। ये प्रवृत्तियों की अपन बात कर रहे थे कि जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, नव जागरण, भक्ति, श्रृंगार एवं नीति का निरूपण, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, ब्रजभाषा में पद्य की रचना और खड़ी बोली में गद्य की रचना इन्होंने की थी। मित्रों, ये प्रवृत्तियाँ थी, ये विशेषताएं थी जो भारतीय युग में पाई गई थी। तो सबसे पहले अब ने जब इनके चित्रण की बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय युग के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। तो उन कवियों को हमें याद रखना है, और याद रखने के अलावा उनके बारे में सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, पहले देखें सर। प्रश्न आएगा, भारतेंदु युगीन कवियों का परिचय दीजिए। भारतेंदु युगीन कवि। अब 80 शब्दों में जैसे प्रश्न आएगा, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय पूछ सकता है भारतेंदु युगीन। तो हमें जो 5-6 कवि जो मोस्ट हैं, जिसमें एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण, प्रेम घन है, ये सारी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। जीवन परिचय भी, साहित्यिक परिचय भी मित्रों। तो भारतेंदु युगीन के प्रमुख जो कवि हैं, उन कवियों के हमें नाम लिखने। तो देखो कौन कौन से हैं साहब। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसको भारतेंदु उपाधि थी, वो हमें जीवन परिचय पढ़ेंगे जब अपन इसकी सारी चीज़ें याद रखेंगे। नंबर 2 पर बद्रीनारायण चौधरी, जिनका उपनाम है प्रेम घन। बद्रीनारायण चौधरी, उपनाम है जिनका प्रेम घन। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह जिसे बोलते हैं। जगमोहन सिंह। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। श्रीधर पाठक, यूँ तो और भी कवि थे मित्रों, जिसमें राधा चरण गोस्वामी है, राधा कृष्णदास है, ये सब। राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्णदास, ये भारतीय युग के प्रमुख कवियों में से एक थे। श्रीनिवास दास भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब ये हमें नाम याद रखने मित्रों। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके परिचय हमें पढ़ाने पड़ेंगे यहाँ तक बिल्कुल पूरा। तो देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूरी जीवन शैली अपन वीडियो में देखेंगे। तो मेन चीज़ें भारतेंदु युगीन कवि हैं। अब इस भारतेंदु युगीन के गद्य हैं, नाटक हैं, कविता हैं, कहानी है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। एक प्रश्न बनता है स्पेशल, बद्रीनारायण चौधरी का भी एक प्रश्न बनता है 4 नंबर का 80, जिसमें हमने उसके नाटक भी देखने पड़ेंगे, कहानी भी देखनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें हमने देखनी पड़ेंगी। तो प्रताप नारायण मिश्र की, अब ये सारी चीज़ें जब अपन को थोड़ी थोड़ी याद हो जाती हैं, तो बोल रहे थे ना उस दिन आपकी सर थोड़ी सी ट्रिकी इसमें समावेश कर दिया करो। वैसे ट्रिका का मैं महत्व नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैंने आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी,
प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, विदर्भ पाठक, राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास। ये हालांकि एक कवि ऐसे भी थे, श्रीनिवास दास भी थे उसमें, तो बालकृष्ण भट्ट भी थे, ठाकुर जगमोहन सिंह भी थे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देखिए साहब, तो मैं जैसे लिखूं लाला लाला राधे राधे बोल, लाला राधे राधे बोल, जगत में आम बड़े मीठे हैं, जग में आम बड़े मीठे हैं। ये देखो कि लाला राधे राधे बोल, जग में आम बड़े मीठे हैं। देखो लाला, सबसे पहले अपन लाला पर बात करते हैं। लाला राधे राधे बोल, जग में आम बड़े मीठे हैं। तो लाला का लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। पहले का राधे का मतलब राधा कृष्णदास, दूसरे का राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी हो गए। लाला राधे राधे बोल, जग में आम बड़े मीठे हैं। बोल देखो सब, बैबकी आ गई, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन आ गया, ए आ गया अंबिका दत्त, जगत में आम बड़े मीठे हैं। बड़े बड़े देखो तुम, बे बद्रीनारायण। तो कि लाला राधे राधे बोल, जगत में आम बड़े मीठे हैं। श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन, अंबिका दत्त और बद्रीनारायण चौधरी, ये उस समय के कवि हमारे हुए थे। तो कुछ इस समय की, उस समय भारतीय युगीन काल की कुछ विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखो कुछ विशेषताएं अपन जो प्रवृत्तियों में थी, लेकिन वो प्रवृत्तियों उस समय की थी, लेकिन मैं और इसकी सब विशेषताएं देख लेता हूं। तो देखो, मातृभूमि प्रेम वही थी इसमें, और थोड़ी सी और देख लेते हैं। पहली बात, जितनी भी रचना लिखी गई थी वो सब इस मातृभूमि प्रेम पर आधारित थी। मातृभूमि प्रेम पहली बात। दूसरी था स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, देश के प्रति लगाव। अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय ये उसके बाद की अवस्था है खैर, लेकिन स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार उससे पहले भी अपन इस काल में होने लग गया था। गोरक्षा बाल विवाह निषेध, गोरक्षा बाल विवाह निषेध, बाल विवाह निषेध, शिक्षा और प्रसार का महत्व हुआ, मद निषेध हुआ आदि। शिक्षा, प्रसार, मद निषेध, दारू, इन सारी बातों को, ये सारे जो विषय हैं, इन सारे विषयों को कवि उस समय के अपनी रचनाओं में अपनाने लग गए थे। अपनी रचनाओं में
आधुनिक काल के जो कवि थे, भारतीय युग के जो कवि थे, अपनी रचनाओं में इन सारे विषयों को अपनाने लग गए थे। और एक और विशेषता इसकी काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी, और वो थी राष्ट्रीय भावना का उदय। इस काल की प्रमुख विशेषता थी राष्ट्रीय भावना का उदय, इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी। तो हमने भारतीय हिंदू के प्रमुख कवि भी पढ़ लिए, कुछ प्रवृत्ति भी हमने पढ़ी कि क्या क्या इस काल में हुआ था। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं भारतीय हिंदू युग के बारे में। मित्रों, एक तो होती है शुरुआत और एक होती है परिसमाप्ति। तो परिसमाप्ति का जो सूचक है ना, ये भारतीय हिंदू युग का, ये परिसमाप्ति का सूचक है 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी परिसमाप्ति का सूचक, क्योंकि इस 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होने लग गया था, और 1902 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन की जिम्मेदारी ली थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब इसकी जिम्मेदारी ली तो वहाँ से एक नया युग स्टार्ट हो गया, द्विवेदी युग। तो यहाँ भारतीय हिंदू की समाप्ति का अपन सूचक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मित्रों? सूचक मान लेते हैं। तो 1850 ईस्वी और 1850 विक्रम संवत, 1850 और 1907। तो हम जो थे, ये विक्रम संवत 1907 की बात है, और 1850 ईस्वी, यानी हिंदुस्तान का जो काल गणना था वो ईस्वी सन से 57 साल आगे थे। तो 1850 से विक्रम संवत ईस्वी से, और 1907 विक्रम संवत से स्टार्ट हुआ, और 1885, ये देखो साहब, 1850 और 1885, यूँ कहें 1942 विक्रम संवत की बात है। ये 1850 में जन्म हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और 1885 में इनका निधन हो गया। मात्र 35 वर्ष की उम्र, मात्र 35 वर्ष की उम्र इन्होंने पाई थी, और 35 वर्ष की उम्र में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक ऐसा नाम कमाया दोस्तों, जो किसी को भी उपलब्ध नहीं है। 35 वर्ष की उम्र में ही भारतीय जनमानस पर छाने वाले एकमात्र कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। क्या था? मूल नाम हरिश्चंद्र था। मित्रों, इनके जो पिता थे, अब इनकी हमें थोड़ी जीवनी पढ़नी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनके जो पिता थे, और उन पिता का नाम था गोपाल चंद्र गिरिधर दास। कहते हैं हरिश्चंद्र के जो पूर्वज थे, तो उन पूर्वजों का झुकाव अंग्रेजों की तरफ बहुत ज़्यादा था। तो इनका एक जन्म वैश्य परिवार में हुआ था, रईस थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र। ये गिरधर दास के नाम से ब्रज भाषा में रचनाएं लिखा करते थे इनके पिता। और इन्होंने एक नाटक लिखा था नहुस। इस नहुस नाटक को हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना है। 1880 में इनके गुरु का नाम था सितारे हिंद। जब अंग्रेजों ने राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी 1880 में, तब यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो और लोग थे जो इनकी रचनाएं पढ़ा करते थे, उन्होंने इसका उपाधि दे दी भारतेंदु। क्या उपाधि दी? भारतेंदु। तो मित्रों, यहाँ तक के बाद अपन नई वीडियो में कल स्पेशल भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, मरण, रचनाएं कौन कौन सी कैसी थी, गद्य में क्या, पद्य में क्या, नाटक कौन से, क्या क्या नाटक लिखे, कैसे कैसे नाटकों की विशेषता थी, उन सारी बातों पर अपन खुल करके बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।